हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन ऑन जीनियस शॉक। और आज के सेशन में हम बात करेंगे कैट के पेपर की स्लॉट वन के क्वेश्चंस जो थे। सो स्टार्ट करते हैं उसके आंसर की और सॉल्यूशंस के साथ में। अगर आपने कैट स्लॉट वन दिया है तो आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, और नहीं भी दिया है तो आप सीख सकते हैं कि कैट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन आया था आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड, और इसमें ये कहा गया है कि एक मैन ने इन्वेस्ट किया कुछ पैसा दो पार्ट्स में, जिसमें कि 15% पर एनम 4 इयर्स के लिए और 12% पर एनम 3 इयर्स के लिए, और दोनों का जो अमाउंट है वो सेम है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए उसने पी रुपीज़ लगाया है, तो 15% लगाया है, और उसको वो 4 साल तक लगाएगा। और दूसरी तरफ मान लेते हैं क्यू रुपीज़ लगाया, जो कि 12% पे लगाया, और ये 3 इयर्स तक लगाया, और ये कह रहे हैं कि दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 60% ऑफ पी इक्वल हो जाएगा आपका 36% ऑफ क्यू के। अगर आप देखें परसेंटेज कैंसिल हो जाता है, 12 5 60, 12 3 36। तो आप देख सकते हैं 5p इक्वल टू 3q। और यहाँ से अगर आप p/q निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं 3/5। और अब क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि आपको बताना है कि यहाँ पर जो पहला वाला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, इसकी बात कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट कितना परसेंट है टोटल अमाउंट का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो है, फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना है, दैट इज 3। तो 3, और टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 8। 8 का कितना परसेंट है, और आप जानते हैं कि 1/8 इंटू 100 जो होता है वो होता है 12.5%। तो 3/8 हो जाएगा आपका 37.5, क्योंकि इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी करेंगे। तो आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। इसके बाद मैक्सिमा मिनिमा पे एक क्वेश्चन आया है। यहाँ पे कह रहे हैं कि 100 लोग हैं जिन पे सर्वे किया गया है, जिनमें से 73 को कॉफ़ी पसंद है, 80 को टी पसंद है, और 52 को आलमंड्स पसंद है। डिफरेंस बताना है आपको मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों का जिनको सभी तरह की ड्रिंक्स पसंद है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो इसको कोशिश करते हैं बनाने की। तो अगर हम बनाते हैं तो देखिए यहाँ पर एक डायग्राम, और एक डायग्राम यहाँ पर, और एक डायग्राम आपका यहाँ पर भी हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से चल रहा है कि हमें दिया गया है यहाँ पर, मान लेते हैं कॉफ़ी है। तो कॉफ़ी के लोग हैं हमारे जिनको 73 टोटल, जिनको कॉफ़ी पसंद है। इसके बाद में टी, टी जो है ये आपके 80 लोगों को पसंद है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टी। इसके बाद में आलमंड्स, आलमंड्स में हम यहाँ पर लिखेंगे 52। अब देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग जिनको सब कुछ पसंद है। तो इस तरह के केस में मैक्सिमम जो हम निकालते हैं वो होता है मिनिमम ऑफ ऑल द वैल्यूज। यानी यहाँ पर मैक्सिमम आप 52 रख सकते हो। क्यों? क्योंकि 52 लोग तो मैक्सिमम ऐसे हो ही सकते हैं जो सब कुछ पसंद करते हो, राइट। सो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 52। तो मैक्सिमम हो जाएगा हमारा 52, क्योंकि वो इन तीनों की लोएस्ट वैल्यू है। ये मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है, तो 52 आपकी लोएस्ट वैल्यू है। और अगर आप इसको यहाँ पर रख देंगे तो मैक्सिमम निकल आएगा। और ऐसे ही मिनिमम, मिनिमम के लिए हम यहाँ पर लगाते हैं चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। वो क्या होता है कि आप सभी को एक एक दे दीजिए। आपके पास 100 लोग हैं, देखिए 100 लोग हैं। और ये ध्यान रखिएगा, ये कब लगता है, जब आपके पास कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन होता है मतलब कि आपके पास डेटा कंप्लीट नहीं है। आप देख सकते हो 100 लोग हैं और यहाँ पे जो है ओवरलैपिंग चल रही है। तो जब भी ओवरलैपिंग चलती है तो हम ये करते हैं कि मैक्सिमम हमेशा जो मिनिमम होता है वो कर सकते हैं, और जो मिनिमम रीडिंग जो होती है उसको ले सकते हैं। और मिनिमम के लिए हम चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगाते हैं। वही वो ये कहता है कि आप सबको पहले एक एक दे दो। आपने सबको पहले एक एक दे दिया, ऐसे आपके पास 100 लोग हैं, तो आपने इन 100 लोगों को एक एक दे दिया। इसके बाद अभी भी पूरे नहीं हुए, क्योंकि इनका टोटल सम करिए कितना है, यहाँ पर 73, 80 और 52। 73,
80 और 52, इनका टोटल सम अगर आप करते हैं तो ये आएगा 205। यानी कि एक बारी और आपको एक एक देनी होगी सबको, क्योंकि ये अभी तो 100 लोग हुए, 100 चॉकलेट्स ही अब बांट पाए हैं, 100 लोग ही कवर। तो 100 लोग कवर करने जरूर, लेकिन सबको आपने एक एक दे दिया। अब आपके पास टोटल कितने लोग हैं? 205। आई मीन देखिए, 100 लोग हैं टोटल, लेकिन 205 इसलिए क्योंकि कुछ को कॉफ़ी पसंद है, कुछ को टी पसंद है, कुछ को आलमंड्स पसंद है। तो तीनों का मिनिमम निकालने के लिए आपने क्या करना है, इन 205 में से एक एक को दे देना है सब कुछ एक एक। तो अब यहाँ पर एक दे दिया आपने, तो यहाँ पर आपके 200 लोग कवर हो गए। अब आपके पास कितने रह गए? 5 लोग। इसका मतलब अगर मिनिमम आप देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो 5 लोग हैं, ये जो पहले 5 लोग हैं, इनको तो कम से कम आप 3 दे ही सकते हो, क्योंकि एक सबसे पहले दिया, फिर दूसरी बार दिया, फिर तीसरी बार। 200 कवर होने के बाद आपके पास सिर्फ 5 बचे थे। इसका मतलब जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी दोस्तों? यहाँ पर 5 आ जाएगी। तो बस ये कॉन्सेप्ट आप इसमें यूज करेंगे। तो मैक्सिमम 52 आ गई, मिनिमम 5 आ गई, तो आपका आंसर हो जाएगा 47। आई होप ये आपको क्लियर है। तो मैक्सिमम के लिए हमेशा, जब भी आपके पास डेटा ओवरलैप करता है तो हमेशा मिनिमम रखिए सभी के लिए, और मिनिमम निकालना है तो आप सभी को एक एक दे दीजिए, जो बचेगा उसके हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो 5 लोग आपका मिनिमम हो जाएगा। और इसने कहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस हमें चाहिए, तो दैट मीन्स वी कैन से 52 माइनस 5, दैट इज 47। इसके बाद एक क्वेश्चन था आपका मॉडुलस पे, मॉडुलस फंक्शन पे। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपको लार्जेस्ट रियल वैल्यू बतानी है ए की, जिसमें एक्स प्लस ए प्लस एक्स माइनस 1 आपका 2 है। ये आपको दिया हुआ है, इस चीज पे आपको ये रखकर यहाँ पर बताना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करें। तो x, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होने चाहिए, ये भी इसने कहा है। देखिए इसका जो लॉजिक है वो देखिए, मॉडुलस फंक्शन में कभी भी अगर सपोज ऐसे आपको दिया हुआ है x+4 और x-1, तो ये जो यहाँ पर राइट साइड में लिखा होता है, तो इसमें आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी। अ, ये जो टोटल है ये डिफरेंस होना चाहिए। मान लीजिए अगर ये, अगर हम इसको यहाँ पर 0 निकालेंगे तो क्या इसके 0 निकलेंगे? 0 मतलब क्रिटिकल पॉइंट, तो x इक्वल टू निकलेगा -4, और यहाँ पर x इक्वल टू 1। तो अगर आप इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं तो आप कुछ ऐसे ड्रॉ कर पाएंगे कि ये आपके पास नंबर लाइन है, जिसमें कि ये -4 है और ये है 1। तो आप देखिए इसका गैप कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप गैप देखिए कितना है। तो इफ़ यू सी द गैप, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो -4 से 1 तक का गैप आपको चाहिए। तो -4, फिर -3, फिर -2, राइट, -1, फिर 0 और फिर 1। तो आप देखिए कितने का गैप है? 1 + 4, 5 का गैप है। इसका मतलब यहाँ पर 5 लिखा होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर यहाँ पर 5 लिखा है और वो इन दोनों का गैप है हमेशा, तो आपके पास, आप -4 से लेके 1 के बीच में कोई भी वैल्यू डालेंगे, वो हमेशा आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आ जाएंगे। आप कोई भी डालेंगे सेटिस्फाई करेगी। जैसे मान लीजिए आपने डाला x = -3, अगर आप यहाँ पर x = -3 डालते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास, इट हैज़ टू बी यहाँ पर -3 + 4, तो ये तो 1 हो गया। 1 प्लस, अगर आप यहाँ पर -3 डालेंगे तो ये -4 हो जाएगा। और -4 का मॉड आप जानते हैं 4, तो 4 + 1 आपका 5। अगर आप डालते हैं x = -2, आपने डाला -2, तो -2 + 4, ये बन जाएगा आपके पास 2। और यहाँ पर अगर आप डालेंगे, सो आपने डाला -2, तो -2 -1, ये कितना बनेगा? -3, -3 का मॉड 3, तो 3 यहाँ और 2 वहाँ, तो ये फिर से 5 आ गया। इसका मतलब हर केस में आप कोई भी वैल्यू डालेंगे हमेशा आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे। यानी यहाँ पर भी हमें क्या करना है कि x + a की एक ऐसी वैल्यू यहाँ पर डालनी है जिससे आपके पास ये चीज़ सेटिस्फाई हो जाए। तो कैसे इसको करेंगे देखिए, अगर हम यहाँ पर एक क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास 1 है ही ऑलरेडी, हमें यहाँ 2 का डिफरेंस चाहिए। तो कैसे इसको डिसाइड करेंगे? तो आप नंबर लाइन देखिए, दो केसेस बन सकते हैं। एक तो 1 से, अब हमें 2 चाहिए, तो या तो हम जा सकते हैं इसके 2 पीछे, 0 और -1 पे, या फिर 2 और 3 पे। इसका मतलब दोस्तों ये हो गया कि हमें इस क्वेश्चन में ये फाइंड करना था कि हमारे पास, अब देखिए क्या ऑप्शन में, अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू देखें, क्या ऑप्शन में हमारे पास 3 है? अगर हम यहाँ पर 3 रखते हैं तो क्या हमारा आंसर आएगा? तो अगर आप यहाँ पर 3 रखते भी हैं तो ये हो जाएगा आपके पास में
x+3। वैसे भी आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन में है नहीं, तो इसका मतलब ये वाला केस तो कैंसिल हो गया। तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा? हमें जाना पड़ेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसका मतलब हम 3 ले नहीं सकते क्योंकि ऑप्शन में है नहीं। तो हम क्या लेंगे? हम लेंगे -1। और यहाँ पर आप देखिए, इसको प्लस करने के लिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए? हमें चाहिए यहाँ पर +1, क्योंकि इसको माइनस करने के लिए, माफ कीजिएगा, x+1, x-1। अब आप देखिए यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या निकल कर आएगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो क्रिटिकल पॉइंट आपको मिल जाएगा यहाँ से x = -1, और यहाँ से मिल जाएगा x = 1। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दोनों का गैप, ये आपको -1, 0 और 2, तो ये आपको 2 दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर 2 है, राइट। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। हम यहाँ पर x की वैल्यू -1 और यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखेंगे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गैप कितना है? यहाँ पे गैप है आपका 2 का। तो इसको आप आंसर टिक कर सकते थे, सेकेंड। आगे चलते हैं। यहाँ पर एवरेज का क्वेश्चन आया है। इनका कहना है कि एवरेज वेट किसी क्लास का 600 kg से बढ़ता है अगर उसमें कुछ नए लोग आ जाते हैं। नए लोग आ जाते हैं। इन्होंने पूछा है आपसे पुराने लोग और नए लोगों का रेशो, अगर पुराने लोगों का एवरेज वेट नए लोगों से 3 किलो ज़्यादा हो। देखिए, इसको एलिगेशन से कर सकते हैं। अब देखिए, हम मान लेते हैं पुराना वेट जो है वो 0 है। तो जो नया नया वाला जो है, देखिए यहाँ पर पुराने लोग, ओल्ड, और यहाँ पर न्यू। तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते थे। ओल्ड को हम 0 मान लेते हैं, और अब ये, क्योंकि इसने कहा है कि 3 किलो बढ़ गया है, दैट मीन्स इट इज +3। और कैसे बढ़ गया है? 600 kg एवरेज वेट बढ़ा है ओवरऑल, यानी कि 600/1000, 600 ग्राम, माफ कीजिएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 0.6। इसका मतलब एलिगेशन लगा के इसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये 3 है 6, तो ये कितना हो गया? 3 - 0.6, क्योंकि आप जानते हैं कि बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली माइनस हो जाती है, 2.4। और 0.6 - 0.6, इसका रेशो आएगा 2.4:0.6। डेसिमल हटा दीजिए, तो 24:6, दैट इज 4:1। तो ये आपका आंसर इसमें हो जाएगा। और ये आपके ऑप्शन बेस्ड था, तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन लिखे नहीं है, तो बट यू कैन ऑब्वियसली पुट द ऑप्शंस एंड चेक द आंसर। तो इसका आंसर है 4:1। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आया है आपका अलजेब्रा से, और साथ में थोड़ी सी सेट थ्योरी भी इन्वॉल्व की है। तो b² = 4ac। आप जानते हैं ये abc कोई नॉन जीरो नंबर्स हैं, और जिसमें b² = 4ac। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये पता हो कि b² <4ac का क्या मतलब है। तो b² - 4ac, इसको इधर लेकर आएंगे, और इस चीज को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव है। अब अगर ग्राफ में जाएं तो इसके 2 केसेस बनते हैं। अगर ग्राफ में जाएं, देखिए, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो सिचुएशन है वो कैसी होती है कि हम यहाँ पर ऐसे देखते हैं। अगर तो ये रूट >0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर, तो आपका आंसर ऐसे आता है। तो ये दोनों रूट्स आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट आपका इमेजिनरी बता रहा है रूट्स, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट <0 मतलब इमेजिनरी रूट्स। इसका मतलब ये टच नहीं करेगा यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे। तो ये या तो ऐसे रहेगा, और या फिर अगर आप दूसरा केस बनाए तो आप देखेंगे कि ये आपका ऐसे रहेगा, इस तरह से। देखिए, उसमें भी 2 केस बनते थे, आपको याद होगा कि एक तो ऐसे और एक ऐसे, अगर a <0 है और a <0 है, क्योंकि उसमें 2 पॉइंट्स पे टच करता था, है ना। यहाँ पर टच नहीं करता है, राइट। सो क्योंकि इमेजिनरी रूट्स है, बस ये इसमें ध्यान रखना है। तो अब देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट <0 है, और तो ये केस कब बनता है? जब इसमें ax² + bx + c में आपका a जो होता है वो <0 होता है। और ये कब बनता है? जब a आपका <0 बनता है। तो अगर आप देखें, अब इसके बाद इन्होंने एक कंडीशन लगा दी है कि एक सेट एस भी है, एक सेट एस भी है, जिसके अंदर कहा गया है कि ये सभी इंटीजर्स का सेट है, इसमें एक वैल्यू ले ली इन्होंने m। तो m इस तरह से है कि fm <0 है। तो s के अंदर क्या होना चाहिए? तो अगर आप देखोगे fm <0 है, तो अगर आप इसमें देखोगे, ये तो a <0 है
है ना, ए लेस देन सॉरी ए ग्रेटर देन जीरो है, तो यहाँ पर आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो ग्रेटर के लिए है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये सारे पॉजिटिव, जितने भी आपके इंटीजर्स हैं चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आपको सोल्यूशन दे रहे हैं क्योंकि ए नेगेटिव है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, क्योंकि ए लेस देन जीरो है। और एम उसने बताया है कि एफ एम जो है लेस देन जीरो है, तो इसमें आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसमें आप कहेंगे एम्प्टी, एम्प्टी सेट, और यहाँ पर कहेंगे सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए दोस्तों। आई होप ये क्लियर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। इसके बाद एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आया था। ये कह रहे हैं एक पैलोग्राम है और पैलोग्राम के वर्टिसेस दिए हैं। तो आप एक सिंपल रूल जानते हैं, पैलोग्राम कुछ ऐसे बना लेते हैं जिसके आपके अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वर्टिसेस ए मान लेते हैं 1 1, यहाँ पर मान लेते हैं 3 4, यहाँ पर मान लेते हैं ये सी लिखा नहीं है, यहाँ पर सी लिख दीजिए, -2 8, और डी आपको निकालना है, मान लेते हैं XY है। देखिए एक चीज़ बड़ी साफ है, जो डायगनल्स होते हैं, डायगनल्स ऑफ पैलोग्राम, ये आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आपके डायगनल होते हैं पैलोग्राम के, वो बाइसेक्ट करते हैं, डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, राइट, बाइसेक्ट करते हैं। देखिए इक्वल नहीं होते, बाइसेक्ट करते हैं, बस ये ध्यान देना है इसमें। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसके डायगनल कुछ ऐसे होंगे, एक डायगनल आपका ये और एक डायगनल आपका ये। तो अगर वो बाइसेक्ट करते हैं इसका मतलब वो मिड पॉइंट पर मिलेंगे, इसका मतलब ये जो मिड पॉइंट है ये सेम होगा। और मिड पॉइंट अगर हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हो मिड पॉइंट से, तो हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाकर यहाँ पे अपना काम आसान कर सकते हैं। तो ये कैसे निकलेंगे, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे एम, तो एक तो इस तरफ से निकल सकते हैं और यहाँ से, तो ये एम इनका दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो ए सी का मिड पॉइंट ए एम, तो एम के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 1 प्लस, आप जानते हैं ना अगर दो पॉइंट्स हो हमारे पास, जैसे x1 y1 और बी पॉइंट हो आपके पास x2 y2, तो इनके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 y2। वही काम यहाँ पर करना है, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और यहाँ पर भी सेम आप xy लेके कर सकते हैं। तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो लेट्स ट्राई 1 प्लस -2 बाई 2 कॉमा 1 प्लस 8 बाई 2। तो सबसे पहले आपने कोऑर्डिनेट निकाल दिए, ये आ गया -1/2, और ये आ गया आपके पास यहाँ पर 2 आएगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पर 2, तो 1 + 8/2 दैट इज 9/2। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम इनको इक्वेट कर सकते हैं, हमने ये फॉर्मूला यूज कर ही लिया है, अब आप इनको इक्वेट कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ से बी डी का पॉइंट भी एम है, तो यहाँ से इसके भी कोऑर्डिनेट आ जाएंगे एम के, बी डी के हिसाब से, कि x + 3/2 y, देखिए x + 3/2, x1 + x2/2, फिर y1 + y2/2। तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं इसके, तो -1/2 और 9/2। इवन आप ऑप्शन भी सीधा पुट कर सकते थे, इतना कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी इसमें। और चलिए अब इसको देख लेते हैं। तो x + 3/2 किसके इक्वल होगा, -1/2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं x की वैल्यू आ जाएगी -4, और y ऐसे ही इसको इसके इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि यही तो पॉइंट है ये जो सेम आ रहा है। दैट मीन्स आप बोल सकते हैं कि y + 4/2 = 9/2, तो y की वैल्यू आ गई 5। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन है। इवन आप डायरेक्ट ऑप्शन रख के भी इसको सॉल्व कर सकते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया है फिर से मॉडुलस का, और इन्होंने पूछा है कि अगर अगर आपके पास ए और एक्स का रेंज 0 से 100 है, एफ एक्स आपको ये दिया हुआ है, तो एफ एक्स को हम लिख सकते हैं, दैट इज गिवन एज
एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस 100 प्लस एक्स माइनस ए माइनस 50, ये हमें दिया हुआ है। और अब हमें बताना है कि मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स 100 होना चाहिए ए की किस वैल्यू पे, राइट। तो सबसे पहले हम अगर वैल्यू पुट करना चाहें तो करके देख सकते हैं। मान लीजिए हम A25 लेते हैं, तो अगर A25 लेंगे तो ये बन जाएगा x-25 प्लस एक्स माइनस 100 प्लस एक्स माइनस, क्योंकि A25 हो गया तो ये 75 हो जाएगा। तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास कौन कौन से आ गए? x25 आ गया, एक 75 आ गया और एक 100 आ गया। तो अगर आप इसमें कोई भी वैल्यू रखेंगे x की, सपोज करिए हम यहाँ पे x की वैल्यू 50 रखते हैं। अगर x की वैल्यू 50 रखें, सॉरी, तो ये देखिए, सॉरी, x की वैल्यू 50 नहीं, इनमें से कोई रखनी होगी। तो अगर आप 25 रखते हैं, चलिए रखते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास 25 माइनस 25 0 प्लस यहाँ पे 25 माइनस 100 यानी कि 75, 25 माइनस 75। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये बन गया 75 माइनस का, और ये बन गया आपके पास माइनस का 50। तो अगर इनको बाहर निकालेंगे तो 75 प्लस 50, ये आ गई आपके पास 125, जो कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि x इक्वल टू 25 हमें, सिर्फ हमने अभी x इक्वल टू 25 रखा है दोस्तों, उससे ही हमारा जो आंसर है वो 100 से ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब ये हम नहीं लेंगे, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। अब हम कोई और ऑप्शन लेते हैं। अगर हम लेंगे a की वैल्यू 50, तो इसमें यही करना था आपको, हिट एंड ट्रायल से वैल्यू पुट करके उसको सेटिस्फाई करना था। तो चलिए, अगर हम यहाँ पर 25 नहीं लेते, अब लेते हैं हम नेक्स्ट नंबर 50। तो मान लीजिए A50 लेते हैं, तो ये बन जाएगा x-50 प्लस एक्स माइनस 100 प्लस x-50 माइनस 50, अगेन ये आपका 100 ही बन जाएगा, तो इसको मैं 100 ही लिख देता हूँ। ठीक है जी। अब आप क्रिटिकल पॉइंट देखिए क्या क्या आ रहे हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं दोस्तों यहाँ से हमारे पास x, एक तो आ रहा है 50 और एक आ रहा है 100, आप कुछ भी रख सकते हो। चलिए हम 50 से शुरू करते हैं। अगर हम x को 50 रखते हैं तो ये चीज़ तो ज़ीरो हो गई, ये 50 माइनस 100, तो माइनस 50 का ये मॉड 50, 50 माइनस 100, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एफ एक्स की वैल्यू 100 आ रही है x 50 रखने पर। अगर आप 100 भी रखते हो तो ये बन जाएगा 50 प्लस ये 0 प्लस ये 0। तो एक चीज़ में आपकी x एफ एक्स की वैल्यू 100 आ रही है, तो दैट मीन्स आपका आंसर आ गया ऑप्शन सी। तो इस तरह से इसमें हिट एंड ट्रायल करके हम देख सकते थे। इसके बाद आ गया हमारे पास प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन। एक बार इसको आप पढ़ लीजिए, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था, ऐसे ट्रिकी मीन्स लेंदी काफ़ी था। तो ये आपको ध्यान देना है इसमें कि हम इसको कैसे हैंडल करेंगे। तो देखिए इसने कहा है, तो ये छोड़ने वाला क्वेश्चन था, अगर आप मेरे से पूछें तो ये स्लॉट में छोड़ा गया था। 110 kg ऑफ सिरप उसने बाय किया है, और 120 kg ऑफ जूस, राइट, इसके साथ। और अब सिरप में 20% लेस कॉस्टली है, और जूस से 20% लेस कॉस्टली आपका सिरप है। बाकी उसने कहा कि 10 kg को 10% पे बेचा, 20 kg को 20% पे बेचा, बाकी मिक्स कर दिया, इतने रुपीस पे सेल कर दिया, ओवरऑल प्रॉफिट इतना है। आपको बताना था कॉस्ट प्राइस। तो आप देख सकते हैं, देखने में कैलकुलेटिव लग रहा है, इवन था भी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप कॉस्ट प्राइस की बात करें, तो मान लेते हैं कि हमने दो सिरप है, उसको हमने मान लिया है, क्योंकि सिरप 20% लेस है। तो अगर आप मानेंगे जूस को, कि ये, चलिए जूस से शुरू करते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि जूस, हम मान लेते हैं 100x उसका प्राइस है, तो सिरप का कितना हो जाएगा? 80x हो जाएगा, क्योंकि 20% लेस उसने कहा है, कि 20% लेस कॉस्टली है आपका सिरप। तो ये आपने कर लिया। इसके बाद उसने कहा ही सेल 10। अब सबसे पहले टोटल कॉस्ट हम निकाल लेते हैं। टोटल कॉस्ट क्या निकल जाएगी यहाँ से? तो
110 kg आपका सिरप था, और तो 80x ये सिरप था 110 kg, इसको 110 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 100x ये आपका 120 kg था, इसको आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम 8800x प्लस 12,000x, राइट। सो ये बन जाएगा आपके पास 2800x। तो ये आपके आपके पास में दोस्तों टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया है। अब हम चलते हैं सेलिंग प्राइस पे। टोटल सेलिंग प्राइस में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर दिया है कि 10 kg आपने सेल किया है, ध्यान दीजिएगा, 10 kg आपने सेल किया है, ये वाला पोर्शन, इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। सो 10 kg सेल करते हैं 10% प्रॉफिट पे, तो किसका, सिरप का। तो सिरप का 10 kg आपने सेल कर दिया है 10% प्रॉफिट पे, इसका मतलब 80 पे, आपको 80 पे 10% प्रॉफिट, 80 का 10% 8, तो क्या आप लिख सकते हो कि जो सिरप है वो आप 88x का बेचोगे। और कितना किलो बेचा है, 10 kg। कैसा लिख सकते हैं, क्योंकि 80 आपका क्या था, 80 आपका क्या था, कॉस्ट प्राइस, 80 का 10%, यानी कि 80 × 1.1, या आप कह लीजिए कि 80 का 10% 8 होता है, तो वो उसमें ऐड हो गया तो 88 आ गया यहाँ से, या इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। इसके बाद 20 kg ऑफ जूस, चलिए 20 kg ऑफ जूस, 20% प्रॉफिट। तो जूस था 100x, अगर इसको 20% प्रॉफिट पे बेचेंगे तो 120x हो जाएगा, और कितना केजी बेचना है, 20। तो दोस्तों ये हो गया। और जो बाकी है, उसने कहा बाकी को उसने कितने पे बेचा है, 308.20। तो आप देखिए 30 kg निकल गया। टोटल क्वांटिटी थी कितनी हमारे पास, टोटल क्वांटिटी थी 110 और 120, तो टोटल क्वांटिटी थी आपके पास 330, सॉरी 230, जिसमें से आपका 30 kg निकल गया है ना। तो अब कितना बचा है, ये 10 यहाँ 20 यहाँ, तो आपके पास बचा है 200 kg। तो इसको आप ऐड करिए तो कितना आएगा, तो इफ़ यू ऐड दिस, दिस बिकम्स 880x, और ये बन जाएगा आपका 12 2 ज़ा 24, तो 2400x, और प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में 61664। तो ये आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है। तो ये बन गया आपके पास में ओवरऑल आपका सेलिंग प्राइस। अब देखिए उसने कहा है कि हमें प्रॉफिट करना है, कितना प्रॉफिट करना है वो भी उसने दिया हुआ है। तो हाउ मच प्रॉफिट वी नीड, हमें चाहिए, यहाँ पर देखिए इस लाइन में लिखा है इसने कि हमें प्रॉफिट चाहिए। तो कितना प्रॉफिट चाहिए, देखिए हमें चाहिए 64% का प्रॉफिट, और आप जानते हैं प्रॉफिट कैसे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे। हमें 64 चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस को 1.64 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि इस चीज़ को 20,800 को हम मल्टीप्लाई करेंगे आपका 1.64 से। तो लेट्स मल्टीप्लाई इट। सो 20,800 इंटू 1.64, इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आता है आपका, इट इज कमिंग आउट टू बी 2। तो ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। और अब देखिए ये आपके पास क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। तो ये वाला सेलिंग प्राइस किससे इक्वेट होगा, इस वाले से। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो अब आप इक्वेट कर सकते हो इसको इससे, इस वाले सेलिंग प्राइस से। तो 20800 इंटू, ऑब्वियसली एक्स भी था ही, एक्स एक्स ही तो निकालना है, इक्वल टू आपका जो अभी वाला है, तो अभी वाले को इक्वेट कर सकते हैं। दैट इज ये कितना हो जाएगा आपका 08, यहाँ पे ऐड करेंगे तो 12 1, तो 3280x प्लस ये हो गया आपका 61664। तो काफ़ी कैलकुलेटर्स आप देख सकते हो। तो 20800x, तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ रही है 0.5। और इसने पूछा था कॉस्ट प्राइस ऑफ, ये वाला अमल्स कॉस्ट प्राइस ऑफ सिरप। तो सिरप का कॉस्ट प्राइस कितना है, तो आप देख सकते हो सिरप जो है हमने 110 kg लिया था, और ये आपका कॉस्ट प्राइस था, राइट। अमल्स कॉस्ट प्राइस फॉर सिरप, दैट मीन्स आपके पास में 80x की वैल्यू आपको निकालनी थी। आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि 80x जो था उसने टोटल लिया था, देखिए यहाँ पर। सो 80x, तो x की वैल्यू आ रही है
हाफ, तो ये हो जाएगा आपका 40। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 40। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बट एग्जाम में छोड़ने वाला था। तो बट अच्छा क्वेश्चन था, आप सीख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। वो कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें कि 20 आइडेंटिकल बैलून्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 बच्चों में, जहाँ पे हर एक बच्चे को कुछ ना कुछ तो मिले। और यहाँ पे एटलीस्ट सम का मतलब था एटलीस्ट वन तो उनको मिले, और किसी के पास भी ऑड नंबर ऑफ बैलून्स नहीं होने चाहिए। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, राइट। आइडेंटिकल आइडेंटिकल आइटम्स को डिफरेंट लोगों में बांटना है, तो सिमिलर टू डिफरेंट वाला कॉन्सेप्ट है। तो देखिए 4 लोग हैं हम, मान लेते हैं कि हमारे पास ए प्लस 4 जो है वो बच्चे हैं। तो उनको हमें, मान लेते हैं ये 4 लोग हैं, उनको हमें 20 आइडेंटिकल बैलून्स देने हैं। और अब ये कह रहे हैं कि सबके पास, किसी के पास ऑड ना हो, किसी के पास भी ऑड ना हो, इसका मतलब सबके पास इवन हो। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये 2A होनी चाहिए, आई मीन 2 का मल्टीपल, ये 2 भी होनी चाहिए, और ये 2C, और ये 2D। और अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो ये 20 के इक्वल। अब फर्दर अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो A+B+C+D, ये 20। इसका मतलब यहाँ से ये कैंसिल हो जाता है। अब आपके पास क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई होके आ गया है कि अब आपके पास ये इक्वेशन है कि अब आपको इतने लोगों में, 10 लोगों में ये 4 चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। इसका मतलब ये हो गया A+B+C+D=10। तो कभी भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और तो आप या तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कि हर किसी को एक एक तो देना ही है, तो राइट, इन सब के पास में एक एक तो आएगा, क्योंकि इसने कहा है कि किसी को भी खाली नहीं रखना है, राइट। तो अगर एक एक सबके पास आ गया तो आप एक एक सबको दे दो, तो कितना बचेगा, तो एक एक सबने ले लिया। तो अब आप बोल सकते हो A'+B'+C'+D'+D', एक एक 4 और चले गए तो 6 रह गया। तो अब आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। तो कितने साइन यहाँ पर होते हैं, 3, तो ये 6+3 साइंस है, और C कितने साइंस हैं, 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 9C3। अगर आप ये ऐसे नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते थे कि ये सिमिलर टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट है, और इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम यहाँ पर जो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि हर किसी को एक एक मिले, तो N-1C R-1। सो यहाँ पे N की वैल्यू थी आपकी 10, 10-1C, 4 लोग थे तो 4-1। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो आपका 9C3 आ रहा है। और आप 9C3 को सॉल्व कैसे करते हो, 9 × 8, 9 को 3 पीछे लेके जाएंगे और 3 का फैक्टोरियल कर देंगे जो कि 6 होता है। बाकी इसको सॉल्व कर लेंगे तो दिस बिकम्स 4। तो 12 7 84 आपका इसका आंसर होना चाहिए था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। इसके बाद एक क्वेश्चन आया ट्रेन का, और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, और ये भी एग्जाम में छोड़ने वाला था, बट हम इसकी भी बात करेंगे कैसे इसको हम हैंडल कर सकते हैं। अ, देखिए 2 ट्रेन्स हैं हमारी, और ये आपके पास मान लेते हैं ये ट्रैक है, और यहाँ से हमारी ट्रेन्स एक दूसरे की तरफ चलेंगी। तो ये कह रहे हैं 2 ट्रेन्स हैं, यहाँ पर आपके पास एक ट्रेन है ए, और यहाँ पर एक ट्रेन है आपकी बी, ट्रेन बी। पॉइंट है एक्स और वाई, तो इस पॉइंट को हम एक्स ले लेते हैं, एक्स, इस पॉइंट को ले लेते हैं वाई, ये जंक्शन है आपका मान लेते हैं। तो ये एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करेंगी ट्रेन्स, और ये इधर जाती है और ये इधर जाती है, और साइमल्टेनियसली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है कि एक साथ उन्होंने चलना शुरू किया है। ट्रेन ए पहुंच जाती है वाई पॉइंट पे 10 मिनट में। इसका मतलब यहाँ से इसको यहाँ आने में 10 मिनट्स का समय लगता है, राइट। इसके बाद ये कह रहे हैं कि ट्रेन बी ट्रेन बी टेक्स 9 more minutes टू रीच पॉइंट एक्स आफ्टर मीटिंग ट्रेन ए। इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है, जब यहाँ से आपकी ट्रेन आएगी तो यहाँ से ट्रेन बी आएगी, तो वो कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, और मिलने के बाद ट्रेन बी को जो वक्त लग रहा है वो 9 मिनट्स ज़्यादा लग रहा है, और भी यहाँ से इस मीटिंग पॉइंट के बाद 9 मिनट ज़्यादा लग रहा है। तो वो कह रहा है टोटल टाइम बी को यहाँ से लेके यहाँ तक कितना लगेगा। तो देखिए एक बात तो बड़ी ऑब्वियस है कि अगर उसको मिलने के बाद ही
अगर उसको मिलने के बाद ही 9 मिनट्स लग रहे हैं, मिलने के बाद, इसका मतलब उसको 9 मिनट से ज़्यादा लगे होंगे, क्योंकि यहाँ पे भी उसको कुछ टाइम लगा होगा इस पॉइंट को ट्रैवल करने में। सपोज ये पॉइंट हम मान लेते हैं एम है, तो बी, ये आपका वाई एम, एम वाई को ट्रैवल करने में भी उसको कुछ टाइम लगा होगा, इसका मतलब 9 मिनट से ज़्यादा आंसर होगा। तो पहली चीज़ तो आप इसमें दो ऑप्शन कैंसिल कर सकते हो, 6, राइट, 6 आप इसमें कैंसिल कर सकते हो, 10 और 15 और ये हो जाएगा। अब हम इसको बाकी चेक कर लेते हैं। तो इसमें आप जो है, अब क्योंकि मीटिंग पॉइंट है, आप जानते हैं जब भी मिलते हैं तो जितना ए यहाँ से यहाँ तक चलेगा उतना बी यहाँ से यहाँ तक चलेगा, तो डिस्टेंस सेम होता है। इसी वजह से डिस्टेंस सेम होता है, तो जो हमारा जो स्पीड और टाइम का रेशियो होता है वो सेम होता है। तो बेसिकली यही हमें यहाँ पे करना है। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन उठाना है। तो इसमें जो आंसर आ रहा है आपका 15 उठाने से वो आ रहा है। तो वो आप कैसे चेक कर सकते हो, जैसे मान लेते हैं अगर इसको 15 मिनट्स लगे यहाँ से लेके यहाँ तक, अब इसको मैं दोबारा से एक बार बना देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको 15 मिनट्स लगे हैं, देखिए। तो ये आपका ट्रैक है। अब जो ए से, जो ट्रेन ए है उसको यहाँ पे लग रहे हैं 10 मिनट्स, और हम मान रहे हैं कि जो बी है उसको लग रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक आपके 15 मिनट्स माने थे, राइट। और यहाँ कहीं वो मिले होंगे। और एक चीज़ बड़ी साफ है कि अगर वो मिले हैं तो उसके बाद 9 मिनट्स इनको यहाँ लगे, राइट, 9 मिनट्स यहाँ लगे। तो अगर आप देखें 9 मिनट्स, जो यहाँ ट्रेन बी आ रही थी एक्स की तरफ, ये तो वाई है, तो इसका मतलब अगर 15 टोटल है तो 6 मिनट उसको यहाँ लगनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि, और अगर आप ऊपर देखें यहाँ पर अगर इनको 10 मिनट्स लग रहे हैं, अगर इनको 10 मिनट्स लग रहे हैं टोटल, 10 मिनट्स लग रहे हैं टोटल, अगर यहाँ 6 लग रहे हैं तो यहाँ कितने लगने चाहिए दोस्तों, बताइए जल्दी से। क्योंकि सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने में इनका जो रेशियो है आप देखिए, 9 और 6, इसका मतलब इनका 9 और 6, ये आपका 3:2 का रेशियो होना चाहिए। अगर यहाँ 9 है और ये इनको लग रहे हैं 10 मिनट, क्योंकि इनको 9 मिनट यहाँ पे लग रहे हैं, इसका मतलब ये डिस्टेंस यहाँ पर ज़्यादा होगा। क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर इनको 4 मिनट लगेंगे, और यहाँ पर ए को, जो ए ट्रैवल कर रहा था वो 6 मिनट लगेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं सेम डिस्टेंस पे अगर इस पॉइंट को एक्स एम कह दें तो टाइम का रेशियो क्या है, देखिए 6 और 9, फिर से आपका ये 3:2 है, यहाँ पर भी आपका 3:2 का रेशियो है। तो ये पूरा क्वेश्चन आपका सेटिस्फाई हो रहा है इससे, राइट। तो इसीलिए आप आंसर क्या करेंगे, सी। अगर इसके थ्योरेटिकल मेथड पे जाए तो बहुत लंबा जाएगा, उससे हम नहीं करेंगे बिकॉज वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, तो एग्जाम में छोड़ना ही उसको पड़ेगा। तो 9 मिनट्स मोर से आप ये देख सकते हो कि जो है 9 मिनट्स अगर यहाँ लग रहे हैं इसको, इसका मतलब ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो इसको भी, ए को भी यहाँ से लेके यहाँ तक करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अगर इसको 9 लग रहा है तो इसको 6 लगेगा, क्योंकि अगर यहाँ 9 है तो यहाँ 6 है। तो ऐसे ही 10 को भी हम किस में, 3:2 के रेशो में बांट देंगे तो ये टोटल 5 हो जाएगा। और अगर 3 से देखेंगे तो ये 6, तो 6 यहाँ लगेगा। और अगर 10 को 5 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 उसको यहाँ पर लगेंगे। तो ये आपका आंसर इसमें हो जाएगा। इसके बाद आपका एक एलिगेशन मिक्सचर का क्वेश्चन आया है। एक कह रहे हैं कि एक मिक्सचर है जिसमें कि इसमें रेशियो सेम है, किस किस का है, ये है आपका लेमन जूस और शुगर सिरप। तो ये मान लीजिए कि ये लेमन जूस और ये शुगर सिरप है। हम मान लेते हैं कि ये, इनकी जो क्वांटिटी है उसको इक्वल मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, मान लीजिए 10-10 है। तो 10 शुगर है, सॉरी 10 लेमन है और 10 शुगर है। इस मिक्सचर में शुगर सिरप मिलाया गया है, ध्यान दीजिएगा, इस मिक्सचर में शुगर सिरप मिलाया गया है 1:3 के रेशो में। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि शुगर सिरप मिलाया है, इसका मतलब ये टोटल कितना है 20। अब अगर ये 20 है तो इसका तो ये 1 हो गया, तो हमने और 60 शुगर इसमें मिला दिया। इसका कहने का मतलब ये, क्योंकि 1:3 के रेशो में मिलाना है, इसका मतलब जो लिक्विड था लेमन था वो तो सेम ही रहा, और शुगर जो था वो पहले कितना था, वो पहले था 10 और अब 60 आपने और मिला दिया, तो कितना हो गया। तो अब लेमन जूस और शुगर का रेशियो क्या हो गया आपका, 10:70, दैट इज 1:7। तो ये आपका ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद
एक और क्वेश्चन आपका रेशियो से। ये कह रहा है कि एक विलेज में मेल्स और फीमेल्स का रेशियो, जो टोटल रेशियो है वो ये है। तो ये मेल्स, ये फीमेल्स, और ये है 5 और ये है 4, ये दे दिया इन्होंने। अब मेल्स में बाइफरकेट किया है और फीमेल्स में भी इन्होंने बाइफरकेट किया है। कहता है जो लिटरेट मेल्स हैं और लिटरेट फीमेल्स, तो देखिए ये लिटरेट मेल्स, ये इल लिटरेट मेल्स, लिटरेट फीमेल्स और इल लिटरेट फीमेल्स, यहाँ पर इन्हीं की बात कर रहा है। तो कह रहा है जो लिटरेट मेल्स हैं वो 2 और लिटरेट फीमेल्स हैं वो 3। तो इनको हम एक वेरिएबल से डिनोट कर देंगे। इसके बाद ये भी कह रहा है कि जो इलिटरेट मेल्स हैं वो 4 है और यहाँ पर 3 है। तो ये अलग वेरिएबल से, क्योंकि रेशियो अलग अलग है तो वेरिएबल भी अलग अलग होगा। बस यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसने कहा है कि जो आपके पास में 2x है, जो लिटरेट मेल्स हैं उनकी वैल्यू आपको दी हुई है 3600, ये वाली वैल्यूज आपको दी हुई थी। तो बस इसको यूज करना था। तो 2x की वैल्यू कितनी है? 3600। तो आप क्या बोल सकते हो कि x की वैल्यू कितनी होगी? 1800 होगी। x की वैल्यू 1800। अब अगर x की वैल्यू 1800 है तो क्या आप 3x की वैल्यू बता सकते हो? तो ये हो जाएगी 5400। अब आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। जो टोटल है, टोटल देखिए ये रेशियो है, ध्यान दीजिएगा, बेसिक्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो जो रेशियो है वो ये है। तो क्या आप ये बोल सकते हो कि जो ये 5:4 है किस चीज़ का रेशियो है? ये टोटल मेल्स का रेशियो है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? टोटल मेल्स 2x और यहाँ पर 4y। ऐसे ही ये जो 3, ये वाला 4 रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल है। तो इसका मतलब आप लिख सकते हो कि 4y प्लस 3y, सॉरी माफ कीजिएगा, 3x प्लस 3y। राइट, देखिए 2x प्लस 4y ये टोटल 5 है और 3x प्लस 3y ये आपका 4 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/4। अब इसको अगर थोड़ा सा आप सॉल्व करें तो आपको दोनों में रिलेशन मिल जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 15x प्लस 15y इक्वल टू 8x प्लस 16y। तो x को यहाँ पर लेकर आएंगे तो 15 माइनस 8x इक्वल टू 16y माइनस का 15y। तो ये y हो गया, यहाँ पे आ गया 7x। इसका मतलब y की वैल्यू 7x के इक्वल आ गई है। तो जहाँ जहाँ y है, या आप ऐसे लिख सकते हो कि x/y कितना है? 1/7। तो इसने पूछा है आपसे कि फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स। तो फीमेल्स कहाँ हैं? आप देखिए, फीमेल्स हैं 3x प्लस 3y। तो फीमेल्स हैं दोस्तों 3x प्लस 3y। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? 3x की वैल्यू तो हमें पता ही थी, 5400 थी। राइट। तो अब हमें 3y चाहिए। तो y जो है वो x 7x है, तो इसको लिख सकते हैं 3 × 7x, यानी इसको लिख सकते हैं 21x। तो x की वैल्यू हमारी 1800 आई थी, तो 21 × 1800, और ये बन जाएगा 18 × 1 = 18, 18 × 2 = 36 प्लस 1 37। तो एक तो ये हो गया, और साथ में आपका ऐड करने के लिए एक आपको और चाहिए, दैट इज 3x, क्योंकि नंबर ऑफ फीमेल्स 3x प्लस 3y है। 3x की वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो उसको भी हमें ऐड करना होगा। तो दिस बिकम 0 0 12 8 5 13। तो आंसर आपका हो जाएगा 43200। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल था। रेशियो का एक्चुअल कॉन्सेप्ट वो चेक करना चाह रहा था। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहे हैं ए और बी आपके नेचुरल नंबर्स हैं, और जिसमें की कंडीशन दी हुई है आपको, देखिए a² प्लस AB प्लस बी। तो आई एम राइटिंग द कंडीशन हियर, a² AB, ये आपका एलजेब्रा का क्वेश्चन था, इक्वल टू 14। और यहाँ पर दिया हुआ है b² प्लस AB प्लस बी इक्वल्स टू 28। ये आपको गिवन है, आपको फाइंड करना है 2a प्लस बी। तो ये हिट एंड ट्रायल क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको वैल्यू रखनी होती है और आप आंसर निकाल सकते हो।
तो अगर आप वैल्यू रखोगे उससे भी हो जाएगा और डायरेक्ट भी हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें कुछ करना चाहूँ तो आप एक काम कर सकते, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर सकते हो, या फिर अगर आप इसमें से ए कॉमन लेंगे तो भी शायद कुछ बात बन जाए। तो चलिए ए कॉमन लेते हैं, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस वन इक्वल टू 14। यहाँ लेते हैं कॉमन बी, तो बी प्लस ए प्लस वन इक्वल टू 28। और अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कुछ चीज़ कॉमन आ रही है जो कि है ए प्लस बी प्लस वन, यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस वन। तो लेट्स डिवाइड दिस इक्वेशन वन बाय इक्वेशन टू। सो अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ए इंटू ए प्लस बी प्लस वन डिवाइडेड बाय, ये आपके पास हो जाएगा बी ए प्लस बी प्लस वन, और ये बन जाएगा 14/28। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, तो ए और बी का रेशियो आ गया है 1/2 का। ए और बी का रेशियो आ गया दोस्तों 1/2 का। इसका मतलब ए को मिनिमम 1 रख सकते हो, बी को मिनिमम 2 रख सकते हो। तो अब आप यहाँ पे पुट करके देखिए, 2 इंटू ए कितना हो जाएगा 1, बी को 2 रख सकते हो, तो 2 + 2 4। क्या 4 ऑप्शन में है? नहीं। नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं। इफ यू ट्राई टू पुट द नेक्स्ट वैल्यू वी हैव कि ए इक्वल टू, अगर हम 2 रखेंगे तो बी को क्या रखना पड़ेगा 4। लेट्स ट्राई टू पुट दिस वैल्यू इन दिस 2a प्लस बी, बिकॉज ए मांगा है उसने। तो 2 × 2 + 4, दैट इज 4 + 4 8। हाँ जी, ये बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर इज बी ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल था, आपको वैल्यू पुट करनी थी। इसके बाद एक क्वेश्चन आया आपका प्रॉफिट लॉस। ये भी मैं कहूँगा काफ़ी जो है कैलकुलेटिव था, तो एग्ज़ाम में छोड़ने वाला था, और काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसको छोड़ा भी है ऑफ कोर्स। और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, तो चलिए इस पे भी हम बात करते हैं कि क्या इसमें हम कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें आपको रेशियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसने जो है आपको कहा है 4 kg कैश्यूज और साथ में 14 kg पीनट्स, और इस तरह से पूरा डेटा इसने बना के आपको दिया हुआ है। तो चलिए पहले इसका हम डेटा सॉर्ट करते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो पहले तो आपका रेशो इसमें यूज़ होगा, क्योंकि रेशो का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे इस लाइन को अगर पढ़ें, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 7 kg कैश्यू 30 kg पीनट्स इक्वल टू 9 kg आलमंड्स। सबसे पहले इसको सॉर्ट करना पड़ेगा, यहाँ से आपको रेशो बनाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कैश्यूज का 7, 7 × कैश्यूज इज इक्वल टू 30 × पीनट्स इज इक्वल टू 9 आलमंड्स। अब आपको पता है रेशो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इन तीनों का एलसीएम लेते हैं और उसको मान लेते हैं इक्वल, और वो फिर डिवाइड हो जाता है। तो आप जानते हैं कि ये हम मेथड डिस्कस कर चुके हैं। तो इनका एलसीएम आएगा 630, क्योंकि 9 × 7 = 63, और 63 इसमें 3 है ही, तो इसमें 10 इसका और ले लेंगे, तो 630। तो अगर आप करोगे तो यहाँ से आपका ये बन जाएगा 90। तो ये इसको आप ऐसे लिखो 7c/630। इसको आप नीचे लेके आ जाओ, इसको 1 कर लो, तो और 30p/630, और यहाँ पे 9a/630। पहले इसको सॉर्ट करना है, क्योंकि इसी से फिर हम आगे चल पाएंगे। तो अगर आप देखेंगे ये हो जाएगा आपका 70, तो सी हो जाएगा आपका 70। ऐसे ही ये हो जाएगा आपका 21, तो पी हो जाएगा आपका 21, और ए हो जाएगा आपका 70। तो दोस्तों ये सॉरी ए आपका सी 90 हो जाएगा, बिकॉज 7 9 = 63 है दोस्त। सो यहाँ पर इसको 90, तो इसको 90 हम कर लेंगे। सी आपका 90 हो गया, पी 21 हो गया, और ए 70 हो गया। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसके बाद इसका काम खत्म हो गया, अब हम आगे चलते हैं। जो जो वो कह रहा है वो हम करते जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले अब हमें सी की एक यूनिट मिल गई है कि एक्चुअल में दोनों का तीनों का कंपैरिजन हमें मिल गया। तो लेट्स से कि ये 90x है, ये 21x है, ये 70x है। अब ये कह रहा है कि आपको 4 kg जो है कैश्यूज, इसका मतलब कैश्यूज, इसका मतलब इसको 4 से करना होगा, दैट बिकम्स 360x। 14 kg पीनट्स, तो इसको 14 से करना होगा, तो इसको भी आप कर सकते हो। तो दिस बिकम्स 14 × 1 = 14, 28, 29। और ये कितना है, ये कितना kg, क्योंकि ये एक की आपकी वैल्यू आ गई है, और अब आप बाकी की देख रहे हो, तो ×6। तो ये बन जाएगा आपका 420x। अगर आप तीनों को ऐड करें तो ये 4, 11 + 6 17,
4 2 6 6 और 4 10, तो 1074x आपका कॉस्ट प्राइस आ गया है, क्योंकि ये भी हम कॉस्ट प्राइस की बात कर रहे हैं, क्योंकि बायस बोला है उसने। आगे चलते हैं। शी मिक्सेस ऑल दी थ्री नट्स एंड मार्क अ प्राइस फॉर द मिक्सचर इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 1752। तो अब चलते हैं सेलिंग प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, और अब हमें उसने तीनों को मिक्स कर दिया है और अब इसको एक मार्क प्राइस दे दिया है। मान लेते हैं कि उसने सपोज उसने मार्क प्राइस दिया एम, मान लेते हैं ये उसने वैल्यू दे दी। अब उसने कंडीशन लगाई है, देखिए बड़े ध्यान से आपको इसको पढ़ना है। उसने कहा है कि जितने भी थे ये, जितने भी ये थे आपके, तो कैसे कैसे थे देखो। 4 kg ऑफ द मिक्सचर एट द मार्क प्राइस, तो 4 kg, तो मिक्सचर को उसने मार्क प्राइस पे बेचा। अब आप देखिए टोटल कितने थे, 4 प्लस 14 18 प्लस 6 24, तो क्या आप बोल सकते हो कि टोटल आपके पास 24 kg था, जिसमें से 4 kg को तो एम प्राइस पे बेचा है, और तो जो बाकी बचा होगा, जो बाकी बचा होगा, राइट, उस पे उसने क्या किया है, 20% का डिस्काउंट दिया है। तो पहले तो देख लेते हैं कि जो बाकी है वो कितना बचा है, तो 20 एम बचा है, क्योंकि 24 टोटल था, 20 बचा है, एम हम मार्क प्राइस इसका मान रहे हैं, और इसकी वैल्यू ऊपर लिखा है कि ओवरऑल पे कितना देना है, 175। तो ये दोस्तों टोटल प्रॉफिट है। हमने क्या किया, 24 को स्प्लिट किया 4 एम और 20 में, राइट। इसके बाद उसका कहना है कि फ- अब देखिए 4 kg ऑफ द मिक्सचर को तो उसने एम पे बेचा, लेकिन इस चीज पे 20 एम पे उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया। आप जानते हैं 20% का मतलब होता है 1/5, इसका मतलब 20 पे 1/5 उसने 4 कम किया, डिस्काउंट कम होता है, तो 40 में 20 में से 4 कम हो गया, तो कितना बचा, 60 एम। और ये बता रहे हैं कि इसका प्रॉफिट उसने कितना कमाया है, 744। आई होप ये चीज़ क्लियर है। अब इसको आप जो है टोटल भी कर सकते हो और वैल्यू भी निकाल सकते हो यहाँ से एम की। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4 एम की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 8001। तो अब 4 एम की वैल्यू आ गई, तो हमें 24 टोटल की चाहिए, क्योंकि 24 kg था टोटल। तो 24 एम की वैल्यू के लिए इसको हम 6 से करेंगे, तो इसको भी 6 से कर देते हैं। तो दिस बिकम्स हाउ मच, यू कैन फाइंड आउट, 8 6 48। तो ये हो जाएगा दोस्तों 6048, मतलब टोटल 24 का जो हमारा था, जो सेलिंग प्राइस था वो आ गया 6। अब आपको उसने कहा है कि अमाउंट ये स्पेंड इन बाइंग एलिमेंट्स। तो अब देखिए टोटल कॉस्ट प्राइस हमें पता है, ये है कॉस्ट प्राइस, राइट, 1074 कॉस्ट प्राइस, और वन आप जानते हो, और ये प्रॉफिट उसने बताया हुआ, प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारा आ गया है, तो यहाँ से आप देखिए सेलिंग प्राइस कितना आया है, 6048। कॉस्ट प्राइस कितना आया है, दिस इज 1074, क्योंकि 24 पे निकाला हमने, बिल्कुल सही बात है। तो 1074x, और प्रॉफिट कितना कमाया है, वन वन, अगर दिस इज 1752। तो अब आप यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1074x की वैल्यू आ रही है, यू सब्ट्रैक्टेड 8 माइनस 2 6, 14 माइनस 5 9, 9 माइनस 7 2, और ये 4। तो x की वैल्यू आ रही है दोस्तों 4296/1074। तो ये x की वैल्यू है। लेकिन अब देखिए उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि अमाउंट, उसने पूछा है अमाउंट दैट शी स्पेंड इन बाइंग एलमंड्स, एलमंड्स को बाय करने में कितना अमाउंट हुआ है। तो उसने, अब एलमंड्स कितने थे देखिए यहाँ पे, एलमंड्स थे दोस्तों 420x। बड़े ध्यान से इसको करना है, क्योंकि उसने 420x की वैल्यू आपसे मांगी है, तो आपको और कोई वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। x आ गया तो 420x आ जाएगा, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 420 से, तो यहाँ पर भी 420 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4 टाइम जा रहा है, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 4 टाइम जाएगा, तो 4 into this, तो 1680 जो है आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। अब नंबर सिस्टम की बात करते हैं। ए इज अ लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म दिस। तो ए एक ऐसा नंबर है जो 3 की पावर के प्लस 4 की पावर के
प्लस 5 की पावर के को डिवाइड करता है। और बी जो है वो एक ऐसा नंबर है जो लार्जेस्ट पॉजिटिव है और इन सबको डिवाइड करता है। तो 4 की पावर के प्लस 3 × 4 की पावर के प्लस 4 × के प्लस 2 इन सबको डिवाइड करता है। तो अब आप देखिए, हमें बताना है इनकी वैल्यू क्या हो सकती है। देखिए, अगर आप देखें 3 अपने आप में एक ऑड नंबर है। 3 की कोई भी पावर हमेशा ऑड होगी। जैसे आप लिखिए 3 की पावर 1, 3, 4, 3 की पावर 2, ये 9, तो ये हमेशा ऑड आएगी। 3 की पावर 3, ये कितना है 27। ऐसे करके हमेशा ऑड आएगी। इसका मतलब ये जो नंबर है ये हमेशा ऑड ही रहने वाला है, पहली चीज। इसके बाद 4 की पावर के, तो 4 की पावर के, 4 एक इवन नंबर है। 4 की पावर 1 4 होगा, 4 की पावर 2 16 होगा, 4 की पावर 3 आप जानते हैं 64 होता है। यानी हर केस में ये इवन रहने वाला है। ऐसे ही 5 कैसा नंबर है, ऑड, तो इसका मतलब ऑड नंबर की, तो फंडा ये है कि ऑड नंबर की कोई भी पावर होगी तो ऑड आएगा, इवन नंबर की कोई पावर होगी तो इवन आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ ऑड प्लस इवन प्लस ऑड, इसका रिजल्ट क्या रहेगा दोस्तों, ये हमें देखना पड़ेगा। तो अगर आप कोई छोटा एग्जांपल ले लें, इसको 3 ले लें, इसको 4 ही ले लें, इसको 5 ले लें, तो आंसर हमेशा क्या रहेगा, ऑड। 5 + 8 + 4, तो आंसर हमेशा दोस्तों इवन रहेगा। कुछ भी हो इवन ही रहेगा। और आप जानते हैं इवन नंबर की सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, कि उसके अंदर 2 प्रेजेंट होता है। इसका मतलब इसका जो आंसर रहेगा वो 2k की फॉर्म होगी। के मतलब आप कोई और वेरिएबल ले सकते हो, 2m की फॉर्म में आएगा। और m की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, 1। इसका मतलब a की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है। इट में बी 4, इट में बी 6, इट में बी एनीथिंग, बट द लीस्ट वैल्यू कौन सी होगी, 2 होगी। तो यहां से हमने a को सॉर्ट किया। अब b पे आते हैं, इसको सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो 4 की पावर के अगर आप यहाँ से कॉमन लें, 4 की पावर के, अच्छा इसको पहले सॉर्ट करते हैं। 3 × 4 की पावर के प्लस, ये आपके पास में है 4 की पावर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 की पावर के इंटू 4 का स्क्वायर। और अगर आप यहाँ से 4 की पावर के कॉमन लेते हो तो ये बन जाएगा 1 + 3 + 4 का स्क्वायर 16। इसका मतलब 4 की पावर के, और ये बन जाएगा 20। राइट, ये 20 बन जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे, ये हमेशा 20 का एक मल्टीपल रहेगा, 20 × 4 की पावर के। तो अगर आप के को मिनिमम 1 रखते हो, क्योंकि उसने लार्जेस्ट का है, लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू, तो अगर आप 1 रखते हो तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 इंटू, अगर आप के को 1 रखते हो तो 20 × 4 की पावर 1, दैट इज 80 आ जाएगी। और ए की जो हमारी लीस्ट वैल्यू, क्योंकि उसने, देखिए उसने ये कहा है, उसने ये नहीं कहा है कि ये वैल्यू क्या है, उसने कहा है ये जो 2m है ये किससे डिवाइड होगा, तो ये हमेशा 2 से डिवाइड होगा, इसीलिए हम ए की वैल्यू 2 कह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए की वैल्यू 2m नहीं है। ए वो है जो इस पूरे को डिवाइड कर दे, जो इस पूरे को डिवाइड कर दे, और आप जानते हो कि इस पूरे को 2 डिवाइड कर सकता है, इसीलिए ए की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू भी क्या हो सकती है, 2 हो सकती है। आई मीन मिनिमम भी वही हो सकती है। राइट। सो जो भी हो ये हमेशा 2 से डिवाइड तो होगा ही होगा। हो सकता है 4 से ना हो, लेकिन 2 से हमेशा होगा, क्योंकि इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है। तो इसलिए ए की वैल्यू 2 रखेंगे, और बी की वैल्यू मिनिमम, आप अगर के 1 रखते हो तो 80 आ रही है, तो टोटल आंसर क्या होगा, 2 + 80, और जो कि हो गया आपका 82। इसके बाद एक और अलजेब्रा का क्वेश्चन आपके लिए। यहाँ पे कह रहे हैं AB + BC, ये कितना है, 90। अब अगर यहाँ पे B कॉमन लेते हैं तो A + C की वैल्यू आ रही है 19। और एक और इक्वेशन है AC + BC = 51। यहाँ से अगर आप C कॉमन लेते हो तो आपको मिल जाएगा A + B = 51। अब देखिए यहाँ पे, अब हम क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं। देखिए ये तो एक प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब दो केस, या तो ये 1 या ये 19, या ये 1 या फिर ये 19। बट अब क्योंकि इसको आप 0 नहीं दे सकते, तो A + C 1 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि A और C डिफरेंट वैल्यूज होंगी, कम से कम 1 तो होगा मिनिमम, तो ये केस कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखते हैं 51 कैसे कैंसिल होता है, आप जानते हो, 3 और 17, या 17 और 3। अब इसमें दो केस पॉसिबल हैं, तो चलिए अब इसको पुट करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या आनी चाहिए। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर प्लेस करने पे, अगर आप यहाँ पे देखें B1,
अगर यहाँ पे, तो हम फर्स्ट केस लेते हैं जिसमें कि सी आपका, तो यहाँ पे लिखते हैं ए बी और सी, प्रोडक्ट लिख लेंगे बाद में। अगर सी 3 है और बी को आप कह रहे हो 1, अगर आप बी को 1 कहोगे तो ए को 16 कहना पड़ेगा। चलिए, एक केस ये बन गया, इसके अंदर प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 48। दूसरा केस, अगर आप कहते हो कि अगर सी 17 है, सी को हम लेते हैं 17, तो सी 17 हो गया ये वाला, तो बी और ए का सम 3 है। इसका मतलब आप ये डिफरेंट वैल्यू हो सकती है, जैसे कि ए को आप 1 दे दो, इसको 2 दे दो, या इसको 2 दे दो, इसको 1 दे दो। पर दोनों ही केस में आपका जो प्रोडक्ट है जो उसने पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, इसको आप प्लीज ए बी सी कर लीजिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इट इज ए बी सी। तो 34, ये आपका 48 है। तो अब आप देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है एबीसी की, 48 आ रही है। तो दैट इज वाई जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो 48 हो जाएगा, राइट। तो ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद एवरेज का एक और क्वेश्चन आया था। इन्होंने कहा है कि 3 नेचुरल नंबर्स हैं और उनकी एवरेज 13 है। तो आप जानते हैं एवरेज होता है सम बाय नंबर। अगर 3 नेचुरल नंबर्स हैं तो उनका सम कितना होगा, अगर 3 नेचुरल नंबर्स हैं उनका सम कितना होगा, 39, 13 × 3, राइट। तो 39 इनका क्या हो जाएगा, सम। अगर इनका सम 39 हो जाएगा, अब आप ध्यान से देखिए उसने क्या कहा है, उसने कहा है एक नेचुरल नंबर और हम ऐड कर रहे हैं जिससे कि इन सब का एवरेज 4 नंबर्स का एक ऑड नंबर बना रहे। तो वो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है। तो इसको अभी आप ऑप्शन से डायरेक्ट पुट करते थे, कर सकते थे। तो अब देखिए ये 39 है। अब 39 में अगर तो आप ऑप्शन फर्स्ट लेते हो, आपने किया 4 ऐड, राइट। तो अब 39 में 4 ऐड किया तो 43 हो गया। 43 को अगर आप 4 से करोगे तो ये तो इंटीजर ही नहीं आ रहा, तो ये तो खत्म हो गया ऑप्शन। अगर आप पुट करते हो 5, ये बन गया दोस्तों 44। 44 को जब 4 से करोगे, क्योंकि आप अब नई एवरेज निकाल रहे हो, एवरेज बाय नंबर, तो ये 11 आ गया। इसका मतलब यही आपका आंसर हो गया। तो आंसर इज ऑप्शन बी, 5 से आपका आ जाएगा। तो क्योंकि 39 में 5 करेंगे 44, 44 को 4 से करेंगे तो 11, वो आपका ऑड नंबर आ जाएगा। हाँ, क्योंकि स्मॉलेस्ट पूछा है तो हमें 5 के साथ जाना पड़ेगा। इसके बाद ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें इन्होंने कहा है कि एक रेक्टेंगल है, मान लेते हैं एक, चलिए पहले सर्कल बनाते हैं। देखिए दोस्तों, एक सर्कल है, इसके अंदर एक रेक्टेंगल आ गया। तो इन्होंने कहा रेक्टेंगल ऐसे करके आ गया, इसको आप रेक्टेंगल मान लीजिएगा, ओके। और अब आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि रेक्टेंगल जब भी सर्कल के अंदर आता है, या स्क्वायर आ जाए या रेक्टेंगल आ जाए, जो भी आ जाए, हर केस में हमेशा जो डायगोनल होती है, क्योंकि ये सर्कल का रेडियस है ना, तो जो डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल होती है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, कि जो आपकी डायगोनल है, रेक्टेंगल की जो डायगोनल है वो हमेशा डायमीटर ऑफ सर्कल होती है। ये सबसे पहला रूल है जो आपको ध्यान रखना है, डायमीटर ऑफ सर्कल होती है। तो अगर मैं कह दूं कि इसकी लेंथ, इसको हम लेंथ मान लेते हैं एल, इसको बी मान लेते हैं, ये मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, ये थोड़ी डायग्राम सिमेट्रिकल नहीं है इस तरह से, तो ये आपका बी हो गया, ये आपका एल हो गया। अब देखिए, और इसने कहा है पेरीमीटर। चलिए तो कुछ चीज़ें लिखते हैं पहले। तो एक तो हमने ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी जिस पे क्वेश्चन बेस्ड है। तो इसका मतलब आप देखिए रेक्टेंगल में ये एंगल कितना होता है, ये 90 डिग्री होता है। अगर ये 90 डिग्री होता है तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जिसकी ये ए साइड हो या ये बी साइड हो, तो इसको आप लिख सकते हो a² + b², क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज होता है। ये आपका परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब आप ये लिख सकते हो कि यहाँ पर जो डायगोनल है इसको आप ये लिख सकते हो l² + b², क्योंकि आप कहोगे कि जो डायगोनल है रेक्टेंगल की वो होती है डायगोनल का स्क्वायर, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होगा। इसलिए आप बोल सकते हो जो डायगोनल है उसकी लेंथ क्या होगी, l² + b²। आई होप ये क्लियर है। तो डायगोनल की लेंथ आपकी आ गई है, राइट। इसके बाद अब देखिए, ये रेडियस आर है और ये आपके पास पी है।
दूसरी चीज क्या है, उसने पेरीमीटर का है। पेरीमीटर रेक्टेंगल के क्या होते हैं आप जानते हैं, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। और उसने पूछा है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि वो आपसे पूछ रहा है कि भाई एल बी की वैल्यू निकालिए। और जो वैल्यू निकालनी थी दोस्तों, वो आपको पी और आर की टर्म में निकालनी थी, तो उसमें ऑप्शंस थे उस तरह से। तो चलिए करते हैं सॉल्व। तो पहले तो हम ये लिख सकते हैं। अच्छा, अब डायगोनल होती क्या है, अगर मैं इस चीज को डायरेक्ट यहाँ पर लिख दूं इस तरह से। डायगोनल आप किसको कहते हो, डायगोनल जो है ये चीज, इसको आप लिख सकते हो कि डायगोनल जो होती है वो, देखिए ये आर और ये आर, ये भी आर ये भी आर, इसका मतलब ये कंप्लीट कितना हो गया, 2r। हम लिख सकते हैं डायगोनल जो है वो 2r का स्क्वायर होती है, जो कि एल स्क्वायर और बी स्क्वायर के इक्वल है। राइट। अब आपको निकालना है एल बी, तो पहले इसको सॉर्ट करते हैं। तो आप जानते हैं एक फॉर्मूला होता है कि अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो ये बन जाएगा, देखिए एल प्लस बी, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से एल प्लस बी आ जाएगा। एल प्लस बी कितना आ जाएगा, पी बाई टू, एल प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस एल माइनस बी का होल स्क्वायर अगर करते हो तो क्या आएगा, टू ट्वाइस ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो हमें चाहिए नहीं, तो हम इसको हटा देंगे, माइनस कर लेते हैं। अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाता है आपका, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस, तो ये हो जाता है 4 LB के बराबर। तो दोस्त आपको ये यूज करना है इसमें। अच्छा, एल प्लस बी की वैल्यू क्या है, पी बाई टू, तो इसको लिखिए पी बाई टू और इसका होल स्क्वायर। एल माइनस बी, अब एल माइनस बी कैसे निकालते हैं, एल माइनस बी, हाँ जी। तो इसमें देखते हैं एल माइनस बी के लिए हम क्या कर सकते हैं। आप जानते हो कि इसको लिखते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2LB, राइट। और ये किसके इक्वल है, 4LB। तो अगर आप इसको देखें, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, पी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये प्लस 2LB, तो ये हो जाएगा 4LB के इक्वल। ये इधर चला जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, अब मैं इसको रब कर देता हूँ। इसके बाद हमने यहाँ पे, हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो पी स्क्वायर बाय 4 लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेके एल स्क्वायर बाय प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2LB लिख सकते हैं। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको पता ही है, ये आ गई यहाँ पर 2r का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 2r का स्क्वायर यानी कि 4r स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बाय 4 माइनस 4r स्क्वायर इक्वल टू 2LB। तो दोस्तों एल बी की वैल्यू पूछ रहा था, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो पी स्क्वायर बाय 8 माइनस 2r स्क्वायर। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ये आप इसको ऐसे लगा लीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। और ऐसे कुछ पूछा है कि n 1 से लेके n तक, और 1/5 प्लस n/25 ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। और बता रहा है, पूछ रहा है आपसे कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है कि जैसे 3.5 है, तो 3.5 के जो पहले आता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाता है। लेकिन अगर ये होता है -3.5, तो -4 आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट होता है, ऐसा इंटीजर जो इसके सबसे बड़ा हो और इससे कम भी हो, लेस, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर, राइट। सो ये हमें करना है। तो अब हमें बेसिकली ढूंढना ये है कि किस वैल्यू पे हमें ये 25 मिलेगा। तो अगर आप देखेंगे, ये ऑलरेडी 1/5 है, जिसको आप 0.2 बोल सकते हो। अब 25 बनाने के लिए हमें यहाँ पे, जब आप वैल्यू पुट करना शुरू करोगे, अगर आप 1 रखोगे तो ये नहीं होगा। और हमें ये जो है इसका जो आंसर है वो कितना चाहिए, 25 कम से कम चाहिए। तो कितनी वैल्यू से आप इसको रखना शुरू करोगे। तो पहली चीज़ समझ में आती है कि ये जो चीज़ है ना, ये अगर ये 0.8 हो जाए तब तो ये 1 होगी, है ना। और 1 से ज़्यादा तो इसका मतलब पहली वैल्यू अगर आप 25 रखो यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 1। और 1 प्लस 0.2, इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 1 ही रहेगा, राइट। सो यहाँ पे आप अगर इसको रखना शुरू करोगे तो
ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में ये बनेगा आपका, सबसे पहली वैल्यू आप 25 रखोगे, 25 रखोगे तो ये बनेगा आपका 1, 0.2 प्लस 1, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है आपका 1.2, और 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है। तो यहाँ पे आप इसको 1 रखोगे तो 1 तक ये जाएगा। ऐसे ही अगर आप 26 रखोगे तो फिर से वही, ये 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 प्लस 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 पॉइंट समथिंग फिर से, तो इसका फिर से 1। तो ये कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? तो ये कब तक चलता रहेगा? जब तक कि ये इसके ऑलमोस्ट डबल से कम नहीं। तो ये अगर आप देखेंगे ना रख के तो 44 तक जाएगा, क्योंकि अगर आप 44 रखोगे तो 0.2 प्लस फिर ये 44, 25 वन जा 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग का 1, तो फिर से 1, और 45 के बाद चीज़ें जो है वो चेंज हो जाएंगी। तो हर बार ये आपको जो है ये 1 मिलेगा। तो बेसिकली 25 से 44 तक आप रखोगे तो ये आपको 1 मिलेगा। गाइज यहाँ पे कुछ चेंज है, शायद यहाँ पे कुछ करेक्शन है। आप इसको समीशन ऑफ 1 to n है ये, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए। ये मुझे लगता है कि 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पर कोई इशू नहीं है, क्योंकि देखिए ये 25 का मतलब ये है कि, हाँ ठीक है, कि आप ऐसे जैसे सबसे पहले आपका 1 आया, 1 आया, फिर ऐसे ही फिर दोबारा 1 आया, आई मीन दो वैल्यू होगी, फिर दोबारा 1 रखा, मतलब आपने 126 रखा, 25 रखा, फिर कब तक आप ये रखोगे कि 25 आपको सम मिल जाएगा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सम है राइट, समीशन है ना, तो ये सम है। तो अब आप देख रहे हो कि ये 1 तक कब तक मिल रहा है? जब तक कि ये जो लास्ट वैल्यू आप रखोगे वो पूछ रहा है कि कितनी है, तो वो 44 है राइट। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है ना कि आपने यहाँ पे n की वैल्यू रखना शुरू किया, और जैसे आपने रखना है तो ये 1 1 1 मिलता गया, तो 1 1 1 करते करते आपको 25 बनाना है। इसका मतलब आपको 25 टर्म्स तक जाना पड़ेगा। इसीलिए मुझे पता लगा कि 25 में हमने अगर 25 से शुरू किया तो हम आगे चले गए। तो अगर आप इनका डिफरेंस लेंगे तो पहली वैल्यू 25, फिर 26, फिर 27, ऐसे करके 44। तो अगर आप इनका डिफरेंस लेंगे तो ये आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएंगी? तो आपके पास ये सम आ जाएगा, क्योंकि 1/5 भी था। हाँ ठीक है, तो और n 1 से आप शुरू कर सकते थे। तो क्योंकि देखिए अगर आप n 1 रखते हो, 1/25, 1/25 तो 0.00, और ये 0.2, तो ये पॉइंट्स में रहेगा, 1 तो आएगा नहीं कभी। इसका मतलब यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू आप रख सकते थे वो हो जाएगी आपकी 44। तो 44 इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप डिफरेंस भी देखोगे तो इसमें आपके पास कितना आ जाएगा 9, और तो 19 + 1 है ना 20, 20 वैल्यूज रखने पे ये आपको मिल रहा है। तो आंसर हो जाएगा इसका आपका 24, आई मीन 44। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है कि एक पर्सन है, वो एक क्यू में खड़ा है, जिसमें जो उससे लोग आगे खड़े हैं, आई गेस वो नाम शायद पिंकी था जो दिया हुआ था। तो ये एक लेडी है पिंकी, इसके आगे जो लोग खड़े हैं वो 3 रेशो में है, जो पीछे खड़े हैं वो 5 है। इसका मतलब 3:5 का रेशो है। और तो टोटल रेशो कितना हो गया 8x, और साथ में एक पिंकी भी है, एक पर्सन भी है। और ये कह रहा है कि नंबर ऑफ पीपल, इनकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 300 से कम। तो यहाँ से आपको 8x की वैल्यू मिल जाएगी 299। तो x की वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये 37 पॉइंट समथिंग आएगी। इसका मतलब इंटीजर वैल्यू x की 37 आ जाएगी। तो ये बोल रहा था कि कितने लोग इसके जो है अहेड है, तो 3 उसके आगे है। तो 3 में आपका 37, तो आपका आंसर हो जाएगा 111। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था आपका ट्रेपेजियम का। ट्रेपेजियम में वो कह रहा था कि टी डी पैरेलल टू बी सी है, चलिए, और बी ए डी आपका 90 है, साइड बी सी मेजर्स, तो ये सारा दिया हुआ है। तो इसको देखते हैं। मान लीजिए कि ये आपके पास एक ट्रेपेजियम है, और क्योंकि राइट एंगल ट्रेपेजियम है तो थोड़ा सा इस तरह से बनेगा। अगर आपने डायग्राम ठीक बनाया होगा तो आपका आंसर आ गया होगा इसका। ये तो इस तरह से कुछ इसने डायग्राम दिया हुआ है। दिस इज बी सी, बी सी आपके पास 3 है, और ए बी सी डी, इस पॉइंट को ही मान लेते हैं। तो ये आपने परपेंडिकुलर गिराया, क्योंकि इसने कहा है कि बी ए डी, ये एंगल आपका 90 डिग्री है। चलिए, ये अगर 90 डिग्री है, ये 3 है,
और इनका कहना है कि ये टोटल जो है ये 5 है। तो अगर ये टोटल 5 है तो ये भी 3 हो जाएगा। सॉरी, टोटल 8 है, माफ कीजिएगा, ये टोटल 8 है। ये टोटल 8 है, तो ये 3 है तो ये भी 3। इसका मतलब ये 5 होगा। अब आपको पता है ये एंगल 90 है, तो ये रेक्टेंगल है तो ये भी 90, क्योंकि राइट एंगल ट्रेपेजियम हो गया। अगर ये 90 है तो अब आपको 5 के साथ बनने वाला एक ट्रिपलेट अगर याद आ गया है तो आपका क्वेश्चन ये सॉल्व है। आप जानते हैं 5 के साथ एक ही ट्रिपलेट बनता है, 5, 12 और 13 का। तो जिसमें कि 12 आपका परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। तो ये 12 है और ये 13 है, तो अगर ये 12 है तो ये भी 12 है। और आप जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट? सो अगर डिस्टेंस बिटवीन देम बताना है तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल साइड्स हैं, देखिए ये वाली और ये वाली। तो सॉरी, माफ कीजिएगा, 3 और 8 ये पैरेलल साइड्स है ना, ये तो डिस्टेंस है इनके बीच का। सो 3 + 8, क्योंकि टीटा क्वेश्चन था तो इसमें आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी थी। इनके बीच का डिस्टेंस 12 है, तो ये आप सॉल्व कर लेंगे और ये आपको आंसर दे देगा हाफ। तो ये 6 हो गया, 6 × 11 दैट इज 66। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 66, राइट? आगे चलते हैं। इसके बाद कह रहे हैं कि एक नेचुरल नंबर है जिसमें कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स AP का आपको ये दिया हुआ है। तो Sn की वैल्यू दी है दोस्तों आपको n + 2n²। तो सबसे पहले इसका AP बनाते हैं, पहले तो an बनाते हैं क्योंकि nth टर्म बोला है उसने बनाने के लिए। तो nth टर्म बनाते हैं, n की वैल्यू अगर आप 1 पुट करोगे तो ये बन जाएगा 1 + 2 दैट इज 3। तो S1 आ गया। n की वैल्यू 2, S2 ये बनेगा 2 + 2 × 2 का स्क्वायर। तो 2 + 2 × 4 8, तो ये 10 हो गया। ऐसे ही n = 3 आप रखोगे तो सम थर्ड आ जाएगा आपके पास 3 + 2 × 3 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 3 + 2 × 9, 18 + 3 = 21। अब यहाँ से अब आप an बना सकते हो बिकॉज आपको ये पता लग गया है। तो लेट्स ट्राई। तो सबसे पहले सम ऑफ द फर्स्ट टर्म इज 3, इसका मतलब पहली टर्म तो सिर्फ 3 होगी। अब पहली दो टर्म्स का सम, मतलब कोई दो वैल्यूज का सम 10 है, जिसमें पहली टर्म 3 है तो दूसरी 7 होनी चाहिए, इसका मतलब ये 7 हो गई। अब पहली तीन टर्म्स 3, 7 और समथिंग का 21 है, तो अब ये 10 तो यही हो गया, तो ये 11 होना चाहिए। तो ऐसे करके आपको बनाना है। ऐसे ही अगर आप n = 4 पे बनाएंगे तो S4 विल बी 4 + 4, सॉरी 4 + 2 × 4², राइट? तो 4 + 2 × 16, तो 32 + 4 36 आ गया। ये हो गया दोस्तों 36। और ऐसे ही आप आगे बढ़ेंगे इसमें। तो अगर आप आगे बढ़ेंगे S5, तो 5 + अब ये 36 है, तो 21 के बाद ये कितना आना चाहिए? क्योंकि ये तीनों का सम 21 है तो ये 15 आना चाहिए। तो यहाँ पे आप 11 हो गया, तो ये आना चाहिए 15। तो ये आपकी AP बन रही है। आप देखो 4 4 4, तो ये आप बना सकते हो AP बिना निकाले भी। 4 और फिर 4 और फिर 4। इसने पूछा था डिविजिबल बाय 9, ये नंबर जो है वो डिविजिबल हो रहा है 9 से। तो कौन सी टर्म पे हो रहा है वो आप देख सकते हो। तो ये हो रहा है आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, तो सेवन्थ टर्म पे आपका हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर n = 7। अगेन अ गुड ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इसके बाद सो यही था आज का सेशन। आई होप आपको मज़ा आया। एंड ऐसे और सेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यही था हमारा सेशन आज का। आई होप आपको मज़ा आया। ऐसे और सेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।